निकाल लो 1 से 10 तक की संख्या में कितने बाजी संख्या होती है, तो आप देखो कि 1 नता बाजी संख्या और नबाजी संख्या, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं है, तो टोटल कितनी होगी 4। इसी प्रकार 10 से 25 तक के देख लेते हैं। 10 के बाद में 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है। कितने हो गई, 2 और 2 4, 1 5, 5 से 4 9। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 25 तक कितनी है, 9 है। फिर हम बात करेंगे 25 सॉरी 50 तक। 50 में देखते हैं 25 के बाद में 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41 है, 43 है, और 45 नहीं है, 47 है। बाजी संख्या है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करोगे, जो आपको संख्या दे रखी है 329, उसके आसपास की संख्या देखो, इसका वर्ग, वर्ग में स्क्वायर करने के बाद में आसपास की संख्या। तो हमने देखा कि यहाँ से 329 है, तो लेकिन 324 किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, तो किसका है 324 की संख्या वर्ग है, 18 का वर्ग है। कितने का, 18 का वर्ग कितने आता है 324। कैलकुलेशन अपने स्तर पर चेक करना, 18 का वर्ग 324 आता है नहीं, देखना 324 आने के बाद में हम देखेंगे जो 18 है, 18 से छोटी, 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी है आपको। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामंता, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ से रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा आपका स्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या होता है सांख्यिकी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सांख्यिकी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अभी आने वाली आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, उसके अंदर आपको स्टैटिक्स का पार्ट मिलेगा। यदि अगर और देखा जाए यहाँ से, स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं हम बता देंगे। एक तो होता है आपका माध्य, दूसरा होता है आपका माध्यिका, और एक यहाँ से आपका निकल के आ जाए कौन सा, बहुलक। क्या आएगा, बहुलक। माध्य को क्या बोलते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। माध्यिका मीडियन, जिसको एम से डिनोट करेंगे। और आपका बहुलक है मोड, इसको किससे डिनोट करेंगे, जेड से। आपके सामने है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं, एक तो है माध्य। माध्य को क्या बोलते हैं, मीन भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, मीन भी बोलते हैं इसको। माध्य, माध्य एक्स बार से डिनोट करते हैं, माध्यिकाओं को एम से डिनोट करते हैं, और बहुलक आपका मोड है, उसको किससे डिनोट किया जाएगा, जेड के द्वारा। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, माध्य की। माध्य को क्या बोलते हैं, मीन, और इससे एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये माध्य क्या है, यहाँ से माध्य, माध्य बोल दो, या इसको बोलते हैं हम समांतर माध्य। क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन, क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। केंद्रीय प्रवृत्ति, जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन सा, माध्य। औसत के अनुरूप ही होता है। ये लाइन क्यों लिखी मैंने, क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन सा, माध्य की बात कर रहे हैं यहाँ से हम, कि ये औसत के अनुरूप होता है। कैसे, मान लीजिए आपका माध्य है, माध्य किसे कहते हैं, हम लिखेंगे कि राशियों, या इसको प्रेक्षणों भी बोलते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे में राशियों या प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब यहां से ये माध्य है, माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। अभी ये औसत है, हमने देखा कि औसत क्या होता है, औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये बताया था मैंने कि राशियों का योग बटे राशियों की
संख्या। हमने पहले चर्चा की है कि औसत औसत वो ही है, औसत कह दो या माध्य कह दो, औसत के अनुसार ही माध्य है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट किया जाएगा। तो अपने पास क्या निकल के आया कि राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। एक बार इसको नोट कीजिए। अब आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये देखते हैं। कि क्वेश्चन आ गया, हरतम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, तो या औसत की जगह क्या लिख देंगे हम, औसत भी लिख सकते हैं, लेकिन माध्य। कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने समस्या है कि यदि आप अभाज्य संख्या नहीं जानते हो तो आप नहीं लिख सकते। अभाज्य संख्या का मतलब है, अभाज्य संख्या बराबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। कौन कौन से, एक तो एक हो और तथा दूसरा कौन सा हो, स्वयं। मान लीजिए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई संख्या है 29 है, 28 है, इसके फैक्टर करते हैं 28 के, तो कितना जाएगा, 2 का जा रहा है इसमें, फिर 2 का जा रहा है और फिर 7 का। तो कहने का मतलब इसमें तो 3 गुणनखंड हो गए। और वैसे देखे जाए तो इसमें कितने टोटल गुणनखंड कितने होते हैं, या 14, फिर 2 का देंगे 7, तो 2 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, तो 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये तो हो गया 3 इंटू में 2। इसके अंदर टोटल फैक्टर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6। लेकिन 29 की बात करते हैं तो 29 का फैक्टर केवल 29 का ही भाग जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कि 29 है, 29 के पावर 1 है, तो इसकी कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या, कौन सी, ऐसी प्राकृत संख्या बोल दो इसको, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंदर एक तथा स्वयं का भाग जाता हो, वह कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान रखना, अभाज्य संख्या हमेशा आपकी अभाज्य संख्या है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। अभाज्य संख्या है हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगी। 9 क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर 9 को देखा जाए तो 9 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है एक बार, तो इसकी 2 होगी पावर, तो 2 प्लस 1, कहने का मतलब इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। कौन कौन से, 1 है, 3 है और 9 है। होने कितने चाहिए, 1 और 9, लेकिन ये 3 भी इसका भाग जा रहा है, तो ये फैक्टर, इसलिए ये क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 7 भी, 9, 9 भी नहीं है, फिर आएगा 11। इस प्रकार है। तो हम यह लिखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्या में, 100 तक की संख्या में टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, 25। याद रखना कि 1 से 100 तक की संख्या है, उसमें टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र छोटी, सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 है, लेकिन देखा जाए एकमात्र सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही है, 2, जो क्या है कि सम है, और सम होने के बाद में क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। बाकी क्या सभी आपकी विषम मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, विषम, और वो भी क्या मिलेगी, अभाज्य संख्या। तो एक बार इसको उतारना चाहते हो तो उतार लो। संख्या ऐसा नहीं हो कि हमें क्या पता, हमेशा ही निकाल लो 1 से 10 तक की संख्या में कितने अभाज्य संख्या होती है। तो आप देखो कि एक न तो अभाज्य संख्या और न भाज्य संख्या, ठीक है।
तो यहाँ से आ जाएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं है, तो टोटल कितनी हो गई 4। इसी प्रकार 10 से 25 तक के देख लेते हैं। 10 के बाद में 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है। कितने हो गई 2 और 2 4, 1 5, 5 से 4 9। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 25, 1 से 25 तक कितनी है 9 है। फिर हम बात करेंगे 25 से सॉरी 50 तक। 50 में देखते हैं 25 के बाद में 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41 है, 43 है, और 45 नहीं है, 47 है, 49 नहीं है। तो कितने हो गई 2 और 2 4 और 2 6। हम बात करेंगे कि 25 से 50 तक कितने होती है 6 होती है। यदि हम बात करें कि 1 से 50 तक तो टोटल कितनी होनी चाहिए 50, और 50 51 से 100 तक के 10 होनी चाहिए, क्योंकि टोटल 1 से 100 तक कितनी होती है 25 होती है। इसी प्रकार आपकी 50 से 75 तक कौन कौन सी है। 50 के बाद में हमने देखा 51 नहीं है, 53 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 59 के बाद में 61 है, 63 नहीं है, 65 नहीं है, 67 है, 69 नहीं है, 71 है, 73 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। बात करते हैं हम 75 100 के बीच के अंदर कितने हुई 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21। कहने का मतलब है 75 से 100 के बीच में कितने आनी चाहिए आपकी 4 संख्याएं आनी चाहिए। देखते हैं कौन सी है। 75 के बाद में देखते हैं 77 नहीं है, 79 79 है, 79 के बाद में 81 है नहीं है, 83 है, 83 है, 83 के बाद में 85 नहीं है, 87 नहीं है, 89 89 के बाद में 91 नहीं है, 93 नहीं है, 95 नहीं है, फिर आएगा 97। इस प्रकार आपकी कितनी हुई 4, ये टोटल हो गई 100, 100 कितनी 25। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या के अंदर कितने अभाज्य संख्या होती है 25। अब अभाज्य संख्या ज्ञात करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आपके सामने पता है कि 323 एक संख्या दे रखी है। चलो यहाँ से मैं छोटा रूप में थोड़ा 329 है, ये एक क्या संख्या दे रखी है आपको। इसको चेक करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करोगे, जो आपको संख्या दे रखी है 329, उसके आसपास की संख्या देखो, इसका वर्ग, वर्ग में स्क्वायर करने के बाद में आसपास की संख्या। तो हमने देखा कि यहाँ से 329 है, तो लेकिन 324 किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, तो किसका है 324। इस संख्या का वर्ग है 18 का वर्ग है, कितने का 18 का वर्ग कितने आता है 324। कैलकुलेशन अपने स्तर पर चेक करना, 18 का वर्ग 324 आता है नहीं, देखना 324 आने के बाद में हम देखेंगे जो 18 है, 18 से छोटी, 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी है आपको। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17। ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। इससे छोटी 18 से छोटी। जरूरी नहीं कि 18 आपकी अभाज्य संख्या ही हो, क्या हो अभाज्य संख्या हो, लेकिन आपको ये 18 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से किसका 324 का रूट है 18, ठीक है। 18 का वर्ग कितने आया था 324। अब जो भी संख्या ये है 2 3 5 7 11 और 13, इसका सभी में किस में भाग देंगे 329 में भाग देकर चेक करेंगे। यदि एक भी संख्या का भाग चला जाता है तो वो संख्या आपकी क्या होगी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना, एक भी संख्या का अगर भाग चला गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह किस संख्या क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या है। देखते हैं इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का 9 और 2 11 और 3 14। इनका भाग देने का भी तरीका आपको आना चाहिए, भाजकता नियम।
तीन का भाग देंगे तो क्या होगा, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 3, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 में 3 का भाग जाता है, ये नहीं जा रहा है। 5 का, 5 के लिए क्या कहते हैं, एक का एक 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने शेष गए, यहाँ से 4 और 9, ये कितने गए, 49, 49 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ से देखते हैं कि यह क्या हो गई, भाग जा रहा है किसका, 7 का। तो अतः 329 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी बताया कि यदि एक भी संख्या का भाग चला जाएगा, जरूरी नहीं कि सभी का भाग जाएगा, एक भी संख्या का भाग चला जाएगा इसका, जब आप 18 से छोटी एक भी संख्या का अभाज्य संख्या का भाग चला गया तो वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। और यदि एक भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, कि राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। पहले सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है, 10, वो देखते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गई, फिर आ गई 17, 19 और एक 23 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कब लगी, और एक का यहाँ से देखते हैं, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद में 17 19 21 है नहीं, 23, 23 के बाद में आपके आ जाएगा 29। ये क्या हो जाएगी आपकी 10 अभाज्य संख्या। कितनी हो गई, 10 अभाज्य संख्या होगी। अब इनका क्या चाहिए आपको, माध्य। क्या चाहिए आपको, इनका माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की लक्षणों की संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा, इनको सब जोड़ दो। टोटल संख्या कितनी है, 10 है। इनको जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 और 9 कितने होते, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 एक 32, 32 और 7 39, 39 और 9 कितने होते हैं, 39 और 44, 44 और 3 आपके 47, 47 और 2 49, हासिल की कितनी होती है, 4, 2 और 2 4, एक 5, 5 और एक 6, 6 और एक 7, 7 और 4, दोबारा देखना, 2 2 4, 4 एक 5, 5 और एक 6, 6 और एक 7 और एक 8, 8 और 4, हासिल की कितने हुए, 29। 129 भाग इसका लग रहा है 10 का, तो आपका क्या जाएगा आंसर, 12.9। ये किसकी है, आपका प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना है, 12.9। एक बार आप इसको नोट कीजिए। 60 से 80 तक की संख्याओं में अभाज्य की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपको दे दिया क्या, 61 से 80 तक की संख्याओं में, 61 से 80 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या का माध्य कितना है। निकालने का तरीका वही है कि आप 61 से 80 के बारे में पूछ रहे हैं और क्या चाहिए आपको, अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो, कितने फैक्टर हो, 2। कौन कौन से, जिसमें एक तथा स्वयं खुद देंगे। मान लीजिए 61 से बात कर रहे हैं, ऐसे 61 से स्टार्ट है, तो यहाँ देखते हैं 61, 61 में इसमें काउंट होगा, तो क्या 61 आपकी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। ये 61, 61 के बाद में आता है 63, नहीं है, 65 नहीं है, 67 है, 67 के बाद में 69 नहीं है, 69 के बाद में
71, 71 के बाद में 73 आता है, 73 के बाद में 75 नहीं है, 77 नहीं है, 79 और 80 है ही नहीं। तो इसमें कितनी आ जाएगी? 61, 67, 71, 73 और 79। 61, 67, 71 और 73, 79 कितनी संख्या होगी टोटल? ये संख्या निकल गए। अब इनका निकालना क्या आपको? मध्य। मध्य निकालने क्या बताया था मैंने कि प्रेक्षणों या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 और भाग किसका देना है? कितनी संख्या है टोटल? 5 करते हैं। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, आंसर की 2, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 21 और 6 कितने हो गए? 27, 27 और 6 33, 33 और 2 35, 351 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जा रहा है? 7 पंजे 35, फिर नहीं जा रहा, भाग टूट के 0, फिर 10 हो गया, 70.2 क्या हो जाएगा आपका? माध्य। कब? 61 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना आ रहा है? 70.2। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, एक दे रखा है, प्रेक्षण दे रखा है, प्रेक्षण है 8 है, 3 है, x है, x प्लस 4, 19 का माध्य दे रखा है 12.4। तो x का मान निकाल ली। अभी तक निकाल रहे थे हम माध्य। माध्य बराबर क्या होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य कितना दे रखा आपको? 12.4। अब यहाँ से 8 प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस 19, टोटल संख्या कितनी है? 5, 1 2 3 4 और 5, 5 हो गई। इसको सरल करते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसको नीचे नीचे काटेंगे, 5 का 5 दूनी 10, 2 से काट दो, कितने मर गया? 62। तो यहाँ तो 62 बच गए। यहाँ से इनको जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 19 कितने होते हैं? 34। हम लिख देंगे 2x प्लस 34। अब यहाँ से बात करते हैं कि 2x बराबर क्या हो जाएगा? 62 माइनस 34। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा 12, 12 में से 4 के कितने बच गए? 8, यहाँ 6 थे, अब कितने हो गए? 5, 5 में 3 गया था 2, 28। x बराबर क्या आ जाएगा? 28 बटे में 2, x बराबर 14। तो हम कहेंगे कि जो आपका मान प्रेक्षण दे रखे थे उनमें x का मान निकल के क्या है आपका? 14। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन दे दिया, एक विद्यार्थी 3 परीक्षाओं में क्रमशः 51 है, 67 है, 48 अंक प्राप्त करता है, तो बताओ उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? इस सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का माध्य क्या आना चाहिए? 60। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कौन कौन से? 51 है, 67 है, 48। और चौथी आपको पता नहीं है तो क्या मान लेंगे? x। टोटल कितने हैं? 4 है। इनका माध्य कितना दे रखा आपको? 60। इसको सरल कर लेंगे, नीचे एक माना, इनको कर दिया क्रॉस मल्टीपल, इनको जोड़ते हैं, 8 और 7 15, 15 और 1 16, हासिल की 1 4 और 6 10, 10 और 15, 15 एक हासिल कितने हुए? 16। 166 प्लस में x बराबर कितने हुए?
60 इंटू 4 240। यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 240 माइनस 166। घटाते हैं, क्या बच गया आपका, यहाँ 0 यहाँ 6 नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा 10 हो गया, 10 होने के बाद में यहाँ 6 है, कितना गया 10 में 6 गए तो 4, फिर यहाँ 3 हो गई और यहाँ कितने 6, फिर भी नहीं जा रहा, इससे उधार लेगा, यहाँ कितने हो गए 13, 13 में 6 गए तो कितने हो गए 7। कहने का मतलब है उसको प्राप्तांक चौथी परीक्षा में कितने प्राप्तांक प्राप्त करने पड़ेंगे, कितने अंक प्राप्त करें कि उनको टोटल प्राप्तांकों माध्य क्या हो जाए 60, तो उसको कितना प्राप्त करना पड़ेगा 74 अंक, 74 अंक प्राप्त करने होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेके, तब तक थैंक यू।